दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हम लोगों को करनी है और इस चैप्टर से करनी है। लक्ष्मीकांत की किताब है ये, और यहाँ पे जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, हम लोग इस पहले 2 चैप्टर्स को इंटीग्रेट करना चाहते थे और हम उस चीज़ को भी करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, ताकि जो है हमारी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर हो। चलिए इसको शुरू करते हैं। पॉइंट जो यहाँ पे है कि हमें इंटीग्रेट करना है, हमें इंटीग्रेट करना है मॉडर्न हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द ब्रिटिशर केम टू इंडिया इन 1600 एज ट्रेडर्स वो यहाँ पे आए। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के वो आए, विच हैड एन एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द क्वींस एलिजाबेथ चार्टर। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर इशू करी थी 1600 में। उसके तहत ये था कि इंग्लैंड से एक कंपनी जाएगी जो कि इंडिया के साथ ट्रेड करेगी, और दूसरा कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो इंडिया के साथ इंग्लैंड से ट्रेड कर सके। यानी कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के ये कह दें कि यूरोप से या इंग्लैंड से सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप जो है या सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ग्रुप जो है वो ट्रेड कर सकती है, दूसरी कोई भारतीय कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, तो इस तरीके की जो एक्सक्लूसिव राइट है जो आज अगर दी जाए तो वो उसको रद्द कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ आंदोलन हो जाएगा। उस समय 1600 साल में इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ की जो चार्टर निकली थी उसके अंदर ये एब्सोल्यूट एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, अब वो लोग यहाँ आते हैं एज ट्रेडर्स। सीन समझते हैं। 1600 में इस चार्टर के बेसिस पे वे ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं और ये आती है इंडिया टू ट्रेड। ठीक है, यानी कि इंडिया से प्रॉफिट रोजगार करने आती है। ठीक है, जब वो इंडिया पहुंचती है तो उसके सामने 2 चुनौतियां खड़ी थी। पहली मुगल एम्पायर, और दूसरी जो अन्य यूरोपियन पावर ऑलरेडी इंडिया में मौजूद थे, यूरोपियंस। इस चीज को समझते हैं। मुगल एम्पायर की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस समय अकबर से भी हम बात करें तो अकबर भी 1605 तक राजा बने रहे, तो अकबर से भी इन लोग मिले होंगे डेफिनेटली, उनके रीन में ये लोग पहुंचे होंगे। उसके बाद ये लोग जहांगीर से भी मिले, फिर शाहजहां से भी मिले, और अंततः औरंगजेब से भी इनकी रीन में इन्होंने काम किया। यानी कि कहने का मेरा मतलब यह है कि 1600 से लेकर के 1707 तक, जिसको हम कहते हैं कि एक स्ट्रांग मुगल एम्पायर, इसके अंदर ये लोग सिर्फ एज ट्रेडर्स बन के ही रहे। कहीं पे भी इन्होंने कोई भी जो है खुराफातें नहीं करी। दिस वॉज द स्ट्रांग कंट्रोल ऑफ द मुगल्स। एट द सेम टाइम जब उन्हें पता था कि यूरोपियंस जो हैं उनके साथ इनकी नहीं बनने वाली है, तो इनके बीच में थोड़ी बहुत आपस में लड़ाई हुई। जैसे पोर्टुगीज से इनकी लड़ाई आपस में थोड़ी बहुत हुई, 1707 के बीच में ही हुई। उसके अलावा डैनिश या डेन्स से हुई, डच से हुई, इन लोगों से इसकी लड़ाई होती रही। ठीक है, लेकिन ये कभी भी रीजनल या इंडियन किंगडम या इंडियन रूलर से ये कभी भी उलझे नहीं। 1707 के बाद दोस्तों लेटर मुगल्स का समय आता है, और यहां से जो है हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया की अगर हम पॉलिटी की बात करें तो ये वीक पड़ने लगती है, हम देखते हैं यहां से डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। और जितना मुगल डिक्लाइन होता रहा उतने ही रीजनल पावर्स जो हैं वो सामने आते रहे एज इंडिपेंडेंट नेशन या किंगडम कहूं तो अच्छा रहेगा, इंडिपेंडेंट किंगडम्स। ये रीजनल पावर्स में कुछ ऐसे थे जो कि मुगलों के खिलाफ थे, यानी कि कुछ राइवल पावर्स थे, और कुछ ऐसे थे जो सक्सेशन स्टेट्स थे, मतलब मुगल्स के ही टेरिटरी से निकलकर आए हुए, जैसे बंगाल, जैसे हैदराबाद। राइवल में आप गिन लीजिए, जैसे आप मैसूर को ले लीजिए, आप मराठा को ले लीजिए, यहां पे आप अवध को ले लीजिए। अब सवाल यह है कि अंग्रेजों ने 1600 साल से लेकर, यहां पे अगर हम बात करें 1600 से लेकर 1707 तक चुप रहे एज ट्रेडर्स। स्ट्रांग कंट्रोल, स्ट्रांग इंडियन पॉलिटी थी। 1707 से लेकर 1742 तक भी ये सिर्फ अपने ट्रेड पे ही फोकस करते रहे, और अदर यूरोपियन से इनकी नहीं बनती थी। वो तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उस समय यहां पे एक काइंड ऑफ एन इकोनॉमिक सॉवरेनिटी से रिलेटेड कुछ लड़ाइयां यहां पे चल रही होंगी, बिजनेस वॉर जिसको कहते हैं। अभी तक ये सब इकोनॉमिक और बिजनेस इसी टर्म्स पे थी। दोस्तों फिर क्या होता है 1742 में, 1742 में एक नया चीज होता है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। यहां पे दोस्तों फ्रेंच भारत में पहुंचती है 1664 में, और ये 1664 से लेकर 1742 तक ये भी अंग्रेजों से सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट्स पे ही लड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1742 में फ्रांस का एक गवर्नर आता है जिनका नाम था लॉर्ड डुप्ले। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म अगर हम नहीं करेंगे
तो हमें एक्चुअली में एब्सोल्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि हमें पॉलिटिकली अपनी पावर को बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम इकोनॉमिकली इंडिया में बेटर काम कर सकते हैं। और ये पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म जो है ये सिर्फ अपने आप को, अपनी जगह को विस्तार करने से बढ़ता है, और यहां से डायरेक्टली ये लोग भिड़ने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी से। ठीक है, शुरू होती है 1742 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1742 में कार्नाटिक वॉर शुरू होता है। कार्नाटिक वॉर शुरू होता है बिटवीन इंग्लैंड या ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द फ्रेंच कंपनीज। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक अभी तक हम लोग समझे हैं वो ये है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया आते हैं एज ट्रेडर्स इन द ईयर ऑफ 1600, और यहाँ पे 1765 दिया गया। तो उसके बारे में हम लोग अभी भी डिटेल्स में बता रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री का, इस कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेटेबल हम उसको कर सकते हैं, कैसे उसको रिलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे फिर से ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे 1600 से 1707 तक जब स्ट्रॉन्ग मुगल्स थे, तो हम कह सकते हैं कि भारत में उस समय जो पॉलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग थी। तो भारत में जब पॉलिटी स्ट्रांग थी तो इन लोग सिर्फ जो है एज ट्रेडर्स बने रहे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां से डिक्लाइन शुरू हो जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। सो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स ये अंग्रेजों को थोड़ा मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे क्या होगी, हमारी जो पॉलिटी है वो अब जो है थोड़ी सी वीक पड़ने लगेगी। ठीक है, और साथ ही साथ यहां से लेकर अगर हम 1742 तक देखें तो अभी तक ये लोग पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म पे नहीं पहुंचे थे। पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म जो है वो अभी तक इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था। 1742 में आकर के जब इन्होंने कार्नाटिक वॉर शुरू किया फ्रांस के साथ, तब ये लोग अपना पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म स्टार्ट करेंगे। इन द सेंस पॉलिटिकली जगह को जो है ऑक्यूपाई करेंगे, जीतते रहेंगे। पॉलिटिकल ऑक्यूपेशंस जो हैं ये अपनी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कार्नाटिक वॉर हमें पता है 1742 से स्टार्ट हो गया था, और इन्होंने जब पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म कार्नाटिक वॉर में फ्रांस जो है वो हार जाता है। फ्रांस जो है वो डिफीटेड, दे गॉट डिफीटेड, और पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन इनकी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है फ्रॉम 1757, जब इन्होंने पहली बार बंगाल में अपने कदम जमाए। 1767 से लेकर के इन्होंने 1765 तक बंगाल में 2 इंपॉर्टेंट बैटल जीत चुके थे, बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बॉक्सार। ये दोनों के बाद बंगाल जो कि उस समय काफ़ी पैसे वाला एरिया हुआ करता था, प्रोविंस हुआ करता था, सबसे ज़्यादा वेल्दियस्ट प्रोविंसेस, वन ऑफ द वेल्दियस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया हुआ करता था। इसको जब इन्होंने जीत लिया तो इनके पास क्या चीज़ आ गई, इनके पास फंड की कोई कमी नहीं रहेगी। अब फंड इनके पास बहुत आ गए। ठीक है, और एक जियोपॉलिटिकल इनको एक स्पेस मिल गया जहां से वो लोग ट्रेड कर सके, यानी कि बंगाल का पोर्ट इन्हें मिल गया। अब यहां पे क्या होगा दोस्तों कि 1757 से लेकर 1765 तक आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ये पूरी तरह से पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म करना चालू कर देंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक, यानी कि 1600 से 1765 तक अगर हम एक बड़ा सा फेज लें तो इसके अंदर काफी चेंजेस हमें दिखाई देगी। 1765 से लेकर के 1815 तक ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म किए, लेकिन दे डिड नॉट इंटरफेयर नहीं किए इंडियन सोसाइटी या सोसाइटल नॉर्म्स के साथ। इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की कल्चर, इसके साथ अभी तक इन्होंने छेड़खानी नहीं करी। 1815 के बाद ये इंडिया के सोसाइटी में छेड़खानी करना चालू कर देंगे, यहां से क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना ये चालू कर देंगे। ठीक है, जिससे ये पहली बार आवाम से भिड़ेंगे। ठीक है, पहली बार आवाम से भिड़ने वाले हैं। ठीक है, अभी 1765 से लेकर के ये जो दौर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनको अब 2 चीजें चाहिए। एक, प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, चाहे वो लीगल तरीका हो या इलीगल तरीका हो। अब दोस्तों जब ये इलीगल तरीका बढ़ने लगा, करप्शन बढ़ने लगा, तो हो ये रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बैलेंस शीट है दोस्तों, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, इसमें सिर्फ लॉसेस दिखाई दे रहे थे। हालांकि जो कंपनी के जो ओनर्स या डायरेक्टर्स हैं, इनकी खुद की बैलेंस शीट जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रही थी। तो जब इस कंपनी ने दोबारा से लोन मांगा, इंग्लैंड की सरकार से लोन मांगा, तो अंग्रेजी हुकूमत ने ये बैलेंस शीट को देखा, और बैलेंस शीट को देखने के बाद दे रियलाइज्ड कि देयर इज अ नीड टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि अब ये हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। इनकी करप्शन की जो गिनती है, इसकी वजह से जो है अंग्रेजी हुकूमत को थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। और ऊपर से यूरोप में बाय देन 1750 ऑनवर्ड्स जो है यूरोप में हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बढ़ गया था, यानी कि स्टार्ट हो गया था। तो बहुत सारे अदर कंपनीज थे जो अंग्रेजी हुकूमत पे, मतलब कि इंग्लैंड में अंग्रेजी हुकूमत में या क्राउन के ऊपर दे स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रेशर कि हमें भी इंडिया के साथ ट्रेड करना है, हमें भी ईस्ट के साथ ट्रेड करना है। इन दोनों कारणों की वजह से, यानी कि पहला कारण हेवी करप्शन, अनरेगुलेटेड बिजनेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा अदर कंपनी का प्रेशर बनना क्वीन के ऊपर। ये 2 मेजर कारण, नंबर 1 इज दिस, नंबर 2 इज दिस। इन दोनों कारणों के ऊपर
ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना एक बहुत जरूरी और एसेंशियल कारण बन गया था। इट बिकम एन इंपेरेटिव फॉर द ब्रिटिश क्राउन टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहां से हम लोग अगर पॉलिटी में फिर से रिलेट करें, 1765 द कंपनी व्हिच टिल नाउ हैड प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन्ड दीवानी राइट्स। ये दीवानी राइट्स कब जीता? जब इन्होंने बैटल ऑफ बक्सर को जीत लिया था इन 1764। उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई जिसके अंतर्गत 1765 में इन्हें दीवानी राइट्स जो है वो मिल गई। कहां की मिली? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। दिस स्टार्टेड द करियर ऑफ अ टेरिटोरियल पावर। अब ये टेरिटोरियल पावर में आ गए, मतलब यहां से हम लोग जो बात कर रहे थे पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म की, वो बात जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, अब यहां पे एक दौर बनेगा 1765 से लेकर के 1857 तक। ये जो दौर है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का, यहां पे इन्होंने सोशल कल्चरल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इन्होंने जो है हरकत दिखाई, जिसकी वजह से इंडियंस जो है वो नाखुश हो गए। और नाखुश होने की वजह से 1857 में एक बहुत बड़ा सा रिवॉल्ट होता है। इनफैक्ट 1857 से पहले भी बहुत सारे रिवॉल्ट्स होते हैं और 1857 वाला एक महा रिवॉल्ट आप कह सकते हैं। तो यहां से जो है क्राउन जो है वो हरकत पे आ जाएगी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आ जाएगा कि अब इंग्लैंड की हुकूमत को समझ में आ जाएगा, क्राउन को समझ में आ जाएगा कि अब समय आ गया है कि हम इंडिया को डायरेक्ट रूल में ले आएं, इंडिया को डायरेक्टली रूल करें, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू से। सो टेक्निकली यहां पे जो लिखा गया है कि इन 1858 इन द वेक ऑफ द सिपाही म्यूटिनी, या मैं कहूंगा एक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857, द ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। दिस रूल कंटिन्यूड टिल वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। मतलब ये अगर इसको थोड़ा सा इजी वे में पढ़ें तो 1600 से लेकर के 1765 तक का ये पहला फेज है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1765 से लेकर के 1857 ये ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा फेज है, जहां पे ये हरकत में आते हैं, जहां इंडिया के साथ, इंडियन मासेस के साथ ये डायरेक्टली भिड़ते हैं, बहुत सारे रिवोल्ट्स होते हैं। और 1858 से लेकर के 1947 तक जो है ये हमारा क्राउन का रूल आता है, इसको हम लोग डायरेक्ट रूल कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। यहां पे क्या कहा जा रहा है कि इन 1934 M.N. Roy suggested a constituent assembly to be formed for the purpose of creating our own constitution। इसीलिए इनकी डिमांड के बाद कांग्रेस ने भी इस बात को सामने लाया और फिर अल्टीमेटली हम लोग को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है, हम लोग बना पाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। और फाइनली हम लोग की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वही 2 साल 11 महीने तक काम करती है और फिर हमें 1950 में हम इसको कहते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अडॉप्ट भी हो गया, इनैक्ट भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज जो है ये पूरी की पूरी जो है एक लंबे समय से ये पूरा फ्रीडम मूवमेंट के साथ अगर हम इसको टैली करके पढ़ें तो ये बड़ा रिलेटेबल लगने लगता है। अब हम इसको फोकस करेंगे कंपनी रूल में। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला चीज को अब हम देखने वाले हैं। 1773 से 1858 जब रेगुलेट करने की बात आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो सबसे प्रथम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को इशू किया गया। किसने इशू किया? ऑब्वियसली ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्राउन ने इशू किया होगा, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें कुछ बातें कही गई हैं। दिस एक्ट इज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। क्यों? नंबर 1, पहला स्टेप था ये, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जरूरत क्यों पड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की, हम लोग बात कर चुके हैं। दूसरी, इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया पहली बार पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ द कंपनी, या फंक्शंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही है या वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे वाकिफ है, इस चीज को पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया। तीसरी और सबसे अहम बात जिस पे क्वेश्चन बन सकता है, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। देखिए दोस्तों, एक और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी जरूरी है, थोड़ा सा कलर यहां चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये भारत है, यहां पे है बंगाल, तो यहां पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है। सिमिलरली मान लीजिए यहां पे है मद्रास, इनकी एक और प्रोविंस, यहां पे भी एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। सिमिलरली बॉम्बे, यहां पे भी एक एग्जीक्यूटिव और एक लेजिस्लेटिव बॉडी होगी। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि उस समय मतलब टिल 1858 आई वुड से कि 1773 वाला जो एक्ट है इसमें सेंट्रलाइजेशन की बात करी जा रही है, मतलब कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स ये एक ही अथॉरिटी के पास रहने वाली है, ये दोनों एक ही अथॉरिटी के पास रहने वाली है, मतलब सेंट्रलाइज करा जा रहा है। ये सेंट्रलाइजेशन जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई रेगुलेटिंग एक्ट से, ये कह रहे हैं ये थर्ड पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या क्या हैं इसके? इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो गवर्नर के साथ ये जनरल शब्द ऐड होता है और ये बन जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि यहां पे ये जो सिंगल अथॉरिटी की मैं बात कर रहा था, इस अथॉरिटी की जो बात कर रहा था, दिस इज नथिंग बट द गवर्नर। यहां पे भी गवर्नर, लेकिन यहां वाला जो बन गया है वो बन गया गवर्नर जनरल। अब ये गवर्नर जनरल है, मद्रास वाला सिर्फ गवर्नर है, बॉम्बे वाला सिर्फ गवर्नर है, तो कोई फर्क तो जरूर होगा। फर्क समझते हैं कि जनरल ऐड करने के बाद क्या चेंजेस आए।
एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर जनरल, यानी कि अभी क्या है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस 4 अदर मेंबर्स जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, और ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये बंगाल के सबसे पहले गवर्नर जनरल बने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करिएगा दोस्तों। तो दूसरी पॉइंट है उसमें कहा गया है द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज प्रोविंसेस वर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि जो लोग सिर्फ गवर्नर रहे वो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर काम करेंगे। दे विल बी सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बात समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? ये भारत है, तो यहां जो गवर्नर जनरल है और यहां पे जो सिर्फ गवर्नर है, यहां पे जो सिर्फ गवर्नर है, ये लोग जो हैं इसके अधीन काम करेंगे, सबऑर्डिनेट टू देम, जो कि पहले ऐसा नहीं था, पहले सब लोग बराबर थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये सब सेंट्रलाइज करने की बात कर रहे हैं, यहां पे सेंट्रलाइज हो रहा है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत 3 अदर जजेस और एक चीफ जस्टिस, यानी कि 3+1 का कॉम्बिनेशन में ये सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में। इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो लोग कंपनी में काम करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं उनको टू एंगेज इन एनी काइंड ऑफ प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग एनी ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो ये एक अच्छी चीज थी, उन्होंने रेगुलेट करने की कोशिश करी। इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे करेंगे? बाय रिक्वायरिंग टू क्रिएट अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाने की बात करी जा रही है, ठीक है, जो कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती है, टू रिपोर्ट द रेवेन्यू एंड सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। यानी कि जो कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे, सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होंगे, उनको अब से अपने रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स की जितनी सारी रिपोर्ट्स बनती हैं वो अब इनको इंग्लैंड भेजना पड़ेगा, वो अब इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट में भेजना पड़ेगा, यानी कि पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन को भेजना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट से जो चीज सामने आती है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर कराने की एक कोशिश की जा रही है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक्ट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत क्या बोला जा रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया गया था 1773 में, इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे। इन डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए पार्लियामेंट ने एक और बिल पास किया जिसका नाम दिया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को 1781 से अमेंड किया जा रहा है, ठीक है। इसको दूसरा एक और नाम दिया गया अमेंडिंग एक्ट का, दूसरा नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1881 में अमेंडिंग एक्ट या तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या कहा जा रहा है इसको देख लेते हैं। इट डिस्टिंग्विश फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी में अब 2 ब्रांच बनेंगे, एक जो कि कमर्शियल एस्पेक्ट को हैंडल करेगा और दूसरा जो पॉलिटिकल फंक्शंस को हैंडल करेगा। पहले क्या था, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों काम कर रहे थे। पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो पॉलिटिकल काम भी देख रहे थे और कमर्शियल काम भी देख रहे थे, लेकिन अब जो है अलग अलग बॉडी बनाई जाने की बात करी जा रही है पिट्स इंडिया एक्ट में। जो कमर्शियल काम देखेंगे उनका नाम दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो पॉलिटिकल फंक्शन देखेंगे उनका नाम दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये एक नई बॉडी बनाई गई पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स, हम लोगों ने अभी भी बात करी। इसीलिए इसको कहा जाता है सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। डबल गवर्नमेंट मतलब एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच विल लुक आफ्टर द कंपनीज कमर्शियल इंटरेस्ट्स एंड फंक्शंस, और दूसरी बनेगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्हिच विल केटर टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसीलिए डबल गवर्नमेंट की बात यहां करी जा रही है। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है दोस्तों, उसका काम है टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री। यहां पे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगी, पॉलिटिकल के अंदर सिविल भी है मिलिट्री भी है, ये दोनों ही काम, दोनों ही फंक्शन ये डील करेगी। और सिर्फ इतना नहीं, रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशंस, यानी कि रेवेन्यू के मैटर्स भी यही डील करेगी। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई। दस द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन। फर्स्ट, जितनी सारी कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में उसको पहली बार ब्रिटिश पोजीशंस कहा गया, मतलब वो ब्रिटिश सरकार की है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है सुप्रीम कंट्रोल दिया है कंपनीज के अफेयर्स को एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पूरी तरीके से सुप्रीम कंट्रोल जो है वो एनफोर्स कर रही है, इंपोज कर रही है ऑन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो भी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है इंडिया में, उसके ऊपर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की कंट्रोल रहेगी, सुप्रीम कंट्रोल अब रहेगी। अभी तक सुप्रीम कंट्रोल की बात कर रही है, ना कि डायरेक्ट कंट्रोल की। डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ा लेट आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। यहां से एमसीक्यू बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला स्टेप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन कौन सा एक्ट ने लाया था, तो हमें अभी पता है कि पहला जो स्टेप था सेंट्रलाइजेशन करने का वो है रेगुलेटिंग एक्ट। यहां पे लिखा भी हुआ होगा, द फर्स्ट स्टेप जो है वो है सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये पहला कदम। और आखिरी कदम क्या होता है? आखिरी कदम है 1883 का एक्ट। आई होप अभी तक आप लोगों को समझ में आया है। आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू करें। थैंक यू।